हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 94। अब आगे। अब आस्था को परेशान होने जरूरत नहीं है और ठीक होते ही नेक्स्ट वीक आस्था अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर सकती थी। तो इसीलिए इस वक्त आस्था बेहद खुश थी। उसने दादाजी के पास आकर उनका आशीर्वाद लिया था। साथ रश्मि और आस्था दोनों ने ही दादाजी को गुड बाय कहा था। ध्रुव और आहान उस वक्त वहां मौजूद थे। दोनों बेहद उदास थे। तब ध्रुव ने बोलने की कोशिश कि भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम आपके घर छोड़ सकते हैं। तब आस्था बोली, अरे नहीं नहीं ध्रुव जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं। वह दादाजी ने ऑलरेडी ड्राइवर को हमारे पास साथ भेज दिया है जो कि हम हमें छोड़ देंगे, आप परेशान मत होइए प्लीज। आस्था जल्द ही आहान और ध्रुव को भी गुड बाय कहते हुए वहां से जाने लगी थी। कहीं न कहीं आस्था को अब थोड़ा सा इस बात का सुकून था कि शायद अब उसकी जिंदगी में किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं होगा और वह अपनी जिंदगी आराम से गुजरेगी। और वैसे भी अरमान से इन 48 घंटे में आस्था कोई सामना नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसे पता भी नहीं था कि उसे अरमान के सामने अब किस तरह का रिएक्ट करना है। आस्था और रश्मि दोनों ही एक साथ वहां से निकल चुकी थी। उन दोनों के जाने के बाद दादाजी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और ध्रुव आहान एक दूसरे को देखते हुए वह भी अब अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गए थे। पूरा का पूरा सिंघानिया मेंशन जहां पर आस्था के आने बाद वहां पर रौनक ही रौनक लगी हुई थी। हल्ला गुल्ला कर रहा था, नाश्ते के लिए लड़ाई हो रही थी, सब लोग बेतहाशा हंस रहे थे, खेल रहे थे, झूम रहे थे। आस्था के वेलकम पार्टी पर सबने बेहद एंजॉय किया था। सब कुछ अचानक वहां बदल गया था। वहां सिर्फ खामोशी छाई हुई थी और सब कुछ एकदम से वीरान सा हो चुका था। वही दूसरी ओर सबसे पहले डॉक्टर रश्मि का ही हॉस्पिटल आया, क्योंकि डॉक्टर रश्मि पहले हॉस्पिटल जाने वाली थी, उसके बाद वह अपने फ्लैट में जाने वाली थी। हालांकि डॉक्टर रश्मि ने आस्था से बोल भी था कि वह उसके साथ फ्लैट में भी रह सकती है, वह चाहे तो अपनी नानी माँ को भी ले आए, लेकिन आस्था ने अभी मना कर दिया था क्योंकि वह बिना नानी माँ की मर्जी के कोई कर फैसला नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए आस्था डॉक्टर रश्मि को पहले अस्पताल में छोड़ने के बाद अच्छे से उसका फोन नंबर वगैरह लेने के बाद अब अपने घर की ओर जाने लगी थी। दादाजी ने आस्था को एक फोन दिया था, लेकिन आस्था ने सिंघानिया मेंशन छोड़ते वक्त वह फोन भी दादाजी को लौटा दिया था, क्योंकि वह कोई भी सामान वहां से नहीं लेकर आना चाहती थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने 2 जोड़ी कपड़े, जो कपड़े उसके नानी माँ ने उसे भिजवाए थे, वह कपड़े साथ साथ अपनी पेंडेंट चैन और उसका जो कुछ पुराना सामान वही लेकर वह वहां से गई थी। उसके अलावा उसने कुछ भी वहां का एक भी सामान नहीं लिया था। इतना ही नहीं, ध्रुव आहान ने जो आस्था के लिए शॉपिंग की थी, उसके लिए ब्रांडेड कपड़े, जूते, इतना ही नहीं एक से बढ़कर एक, बस ज्वेलरी, सब कुछ खरीदा था। आस्था ने उन्हें छुआ तक नहीं था। उसने उन लोगों का कोई भी किसी तरह का सामान नहीं लिया। आस्था अब अपना छोटा सा बैग लेकर अपने धड़कते दिल के साथ अपने मामा मामी के घर की ओर रवाना हो चुकी थी। शहर वाला घर का रास्ता तो उसे नहीं पता था कि वह घर कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि वह इस शहर में नई थी, लेकिन दादाजी ने अच्छी तरह से ड्राइवर को एड्रेस समझा दिया था, तो इसीलिए आस्था जल्दी ही उस घर के सामने मौजूद थी। घर तो वह पहचानती थी। जल्दी ही आस्था ड्राइवर को बाय करने के बाद अपने घर में उसने पहला कदम रखा था। उस वक्त छोटे से फ्लैट सामने खड़ी थी, उसी में एक छोटा सा ड्राइंग रूम था। वही उसकी नानी माँ उदास सी अपने हाथ में छड़ी लिए बैठी हुई थी। उसकी नानी माँ ने बड़ा सा चश्मा लगा रखा था, उनके बाल एकदम सफेद थे। नानी माँ के चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ थी और इस वक्त उन्होंने एक सूती सी साड़ी पहन रखी थी। नानी माँ का चेहरा बेहद उदास था। वहीं पर मनोज जी यानी कि आस्था के मामा मामी बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी आस्था ने घर का दरवाजा खटखटाया था। तब मनोज जी ने अपनी बेटी प्रियंका को आवाज दी थी, प्रियंका देखो बेटा, दरवाजे पर कौन है, देखो बेटा। क्योंकि जब से अरमान ने उसे, उसके बॉयफ्रेंड और उसे अगवा किया था, साथ उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि वह इस किडनैपिंग के बारे में किसी को भी ना बताए। अगर उन्होंने किसी को भी बताया तो उनकी जान भी जा सकती है। प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही डरपोक थे भी, तो इसीलिए प्रियंका ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब जैसे ही, और इसीलिए वह अलग नॉर्मल जिंदगी जीने लगी थी। प्रियंका जो कि उस वक्त
अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। अब अपने पिता की आवाज आने पर उसने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड का फोन काटा और फटाफट से दरवाजा खोलने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर आस्था को देखा तो प्रियंका की आंखें बड़ी हो गई। तभी मनोज जी की आवाज पीछे से आई। मनोज जी, और यानी कि आस्था के मामा थे। प्रियंका बेटा, दरवाजे पर कौन है? क्या तुम कुछ बताओगी या नहीं? तो प्रियंका जो कि आस्था को देखते हकलाते हुए बोली, पापा आस्था आई है। अब जैसे ही प्रियंका ने अटकते हुए ये कहा, प्रियंका की दादी के कानों में जैसे ही आवाज गई कि दरवाजे पर आस्था है, उसके नानी माँ तुरंत उठ खड़ी हुई और जल्दी से एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या कहा? आस्था कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? ऐसा बोलकर प्रियंका को देखने लगी थी। लेकिन तभी प्रियंका ने दरवाजे के बाहर की ओर इशारा किया, जहां पर आस्था अपना बैग थॉमे मुस्कुराते हुए खड़ी हुई थी। आस्था को देखकर उसकी नानी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसने उसे गले से लगा लिया था। और दोनों और इस वक्त एक दूसरे देखने की खुशी में बेहद रोने लगी थी, क्योंकि आस्था को तो अपनी नानी माँ की वैसे ही बहुत याद आ रही थी। और अब अपनी नानी माँ से मिलने के बाद आस्था की भी सब्र का बांध टूट गया था और दोनों ही रोने लगी थी। आस्था की शादी हुए ऑलरेडी महीना भर होने वाला था। अभी पूरा महीना नहीं हुआ था, पर महीना भर होने वाला था जब से नानी माँ बेहद उदास थी। लेकिन आज अपनी बेटी यानी कि आस्था के वापस आने पर उनके चेहरे पर काफी खुशी थी। तब मनोज और सीमा भी वहां उन दोनों पास आए आस्था की ओर। यहाँ अपने घर में देखकर दोनों पति पत्नी हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कहीं न कहीं उनके मन में इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं आस्था वहां से भागकर यहाँ तो नहीं आ गई। अगर यहाँ भागकर आई होगी तो उनकी जान को जाने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि अरमान के एरोगेंट बिहेवियर साथ ही उसके गुस्से से पूरा शहर अच्छी तरह से वाकिफ था। तो इसलिए मनोज जी को अरमान से बेहद डरा करते थे और मनोज जी तो खुद अरमान के ही एक जो कंपनी में छोटे से एम्प्लॉइज थे। तो उन्हें अच्छी तरह से अरमान के बारे में सब कुछ पता था कि अरमान कब क्या क्या कर सकता है। अब जैसे ही उन्होंने आस्था को वहां देखा, हड़बड़ाते हुए बोले, आस्था तू यहाँ क्या कर रही है और तू यहाँ क्यों आई है? क्या सिंघानिया साहब को पता है कि तू यहाँ है? देख, अगर तू भाग कर आई है तो यहाँ से अभी चली जा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी वजह से हम सब की जान खतरे में पड़ जाए। तब सीमा मामी अपने हाथों को जोड़कर बोली, देख आस्था, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख, तू यहाँ से चली जा। अगर तेरी वजह से मुझे, मेरी बेटी, मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो देख, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। तू जा यहाँ से। ऐसा बोलकर उसकी मामी आस्था को वहां से जाने के लिए कहने लगी थी। लेकिन तभी आस्था बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है। दादाजी ने हमें खुद यहाँ भेजा है और अब हम उससे रिश्ते से आज़ाद हैं। अब हम वहाँ नहीं रहेंगे और अब हम हमेशा के लिए यही अपनी नानी माँ के साथ रहेंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, उसकी मामी के तो माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि उसे तो आस्था की नानी का वहाँ रहना ही पसंद नहीं था। और अब आस्था यहाँ रहने की बात कर रही थी तो उन्हें अंदर ही अंदर काफी चिड़सी हो रही थी। और वह थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्या कहा तूने? तू यही रहेगी? लेकिन क्यों? हुआ क्या है? और कहीं तूने सिंघानिया साहब को नाराज तो नहीं कर दिया ना? हाँ बता, मुझे जवाब दे। सीमा मामी कहीं ना कहीं आस्था से सारी सच्चाई उगलवाना चाहती थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। वह इस तरह से इतने बड़े महल जैसे घर को छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन तभी शारदा जी चिढ़कर बोली, शारदा जी, आस्था की नानी का नाम शारदा था। शारदा जी उनकी बातों को नजरअंदाज करके बोले, रे चुप करो तुम दोनों, मेरी बच्ची कितने दिनों के बाद आई है और तुम लोगों ने दरवाजे पर ही उसके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे मेरी बच्ची को कम से कम सांस तो लेने दो। मेरी बच्ची अंदर आ जा। मेरी बच्ची, आस्था को प्यार से कहकर शारदा जी आस्था को अंदर ले आई थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी, कभी उसके हाथों को चूम रही थी, कभी उसके गाल को सहला रही थी। आस्था के दोनों हाथों को पकड़कर बोलने लगी, मेरी बच्ची, जब से तू गई है मेरी तो दुनिया की सारी खुशियां ही छीन गई है। मेरे बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नानी माँ यानी कि शारदा जी आस्था से सवाल जवाब करने लगे थी।
वही आस्था अपनी नानी माँ का प्यार पाकर बहुत ही खुश थी, और उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ था, उसे समझ नहीं आया था कि वह नानी माँ को कुछ बताए न बताएं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई बात नहीं थी जो आस्था ने अपनी नानी माँ को ना बताए हो। उसने हर एक बात, हर एक चीज़ अपनी नानी माँ से शेयर की थी, लेकिन अब ये बातें कुछ ज़्यादा बड़ी, दिल दहलाने वाली हो गई थी, तो इसलिए उसने अपनी नानी माँ को कुछ भी ना बताने का डिसीजन लिया था, और नजरें चुराते हुए बोली, नानी माँ हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें बहुत तेज भूख लगी है, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? क्योंकि आस्था ने ना तो दोपहर का वहाँ पर सिंघानिया मेंशन में खाना खाया था, और न ही उसने शाम का खाना खाया था, वह इसी तरह से वहाँ से आ गई थी। तब सीमा जी अपना सर पकड़कर बैठ गई, नाटक करते हुए बोली, वह आस्था बेटी, खाना तो हमने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि हमारा तो खुद सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तब मनोज जी बोले, हाँ बेटी, तेरी मामी की तबीयत तो अभी कुछ ठीक नहीं है, खाना नहीं बना है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं बाहर से कुछ मंगा लेता हूँ। तब सीमा जी आंखें दिखाकर मनोज जी को बोलने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है इस लड़की के ऊपर एक भी पैसा खर्च करने की। तभी नानी माँ आस्था से बोली, बेटी तू बैठ, मैं अभी तेरी पसंद का खाना बनाकर लेकर आती हूँ। तब आस्था ने अपनी नानी माँ को पकड़कर बैठा दिया था और बोली, नहीं नहीं नानी माँ, हमारे रहते आप खाना बनाएंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलकर उसने नानी माँ को एक जगह बैठा दिया था। मुझे कुछ खाना होगा, हम बना लेंगे। हालांकि आस्था अभी प्रॉपर ठीक नहीं थी, काफ़ी कमजोरी उसके शरीर में थी, लेकिन अभी फिलहाल उसे कुछ ना कुछ तो खाना ही था, क्योंकि उसको तो बहुत तेज से भूख लगी थी। और प्रियंका ने तो कभी किचन को देखा तक नहीं था, क्योंकि उसकी माँ प्रियंका से बेहद प्यार किया करती थी। प्रियंका उनकी एकलौती औलाद थी, तो वह उसे सर आंखों पर रखा करती थी, कभी उसे किसी तरह का कोई काम नहीं लिया करती थी। लेकिन अब प्रियंका को देखकर उन्होंने उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था, और प्रियंका से बोली, प्रियंका बेटी, तेरी क्लासेस है ना, कल से जा, तू जाकर आराम कर, क्योंकि उन्होंने प्रियंका का एडमिशन भी एक शहर के मशहूर मेडिकल कॉलेज में ही करवा दिया था। तो इस वजह से वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी एंट्रेंस एग्जाम पास करें, और उसके बाद उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इसीलिए वह बस जल्द से वह अपनी बेटी से कह रहे थे कि वह जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद उसका बड़े से कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने आस्था को जताते हुए कहा, क्योंकि वह जानते थे कि आस्था का एकलौता सपना है डॉक्टर बनने का। लेकिन फिलहाल सीमा जी बोली, अच्छा बेटी, अगर तू कुछ बना ही रही है आस्था बेटी, तू अपने मामा और अपने बड़ी बहन प्रियंका और दादी माँ के लिए भी खाना बना लेना, चाहे मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बाद में बना लूंगी। ऐसा बोलते हुए वह आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने लगी। तब आस्था झट से बोली, नहीं नहीं मामी जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से जाए, अपनी तबीयत का ख्याल रखें, हम खाना सबके लिए बना देंगे। तब सीमा जी मन में मुस्कुराई कि चलो उन्हें फ्री की नौकरानी मिल गई है। खाना बनाने के लिए उन्होंने एक बार भी आस्था की तबीयत के बारे में या आस्था के साथ वहाँ क्या हुआ है कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी उस मुसीबत से निकलना था जिस वक्त उनकी बेटी शादी के मंडप से भाग गई थी। तो उन्हें तो बस अपनी उस वक्त जान बचानी थी, इसीलिए उन्होंने आस्था को बलि का बकरा बनाया था। लेकिन अब आस्था क्योंकि आ गई है और उसने खुद बताया कि दादाजी ने खुद उसे भेज दिया है, तब वह उन्हें भी लगा कि शायद वैसे भी गरीब घर की लड़की को वह कब तक अपने घर पर रखते, और ये शादी वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने की थी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।